अस्सलाम वालेकुम। काइनेजोलॉजी पे अब हम एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो बुक हम फॉलो करेंगे दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डनर। सबसे पहले अब हम काइनेजोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं। जो काइनी का वर्ड है ना, दैट मीन्स मूवमेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है काइनी के वर्ड का? मूवमेंट। और जोलॉजी हमें पता है वी आर रेफरिंग टूवर्ड्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज काइनीजोलॉजी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसकी एक और डेफिनेशन है दैट इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल या स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द मूवमेंट, उसको हम काइनीजोलॉजी कहते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ काइनी को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल प्रिंसिपल। मैकेनिक्स का जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी भी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो मूवमेंट करने के लिए कैपेबल है। तो मैकेनिकल प्रिंसिपल यानी वो वाले प्रिंसिपल जो मूवमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो यहाँ पर टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फोर्स, और फोर्स के बारे में हम सबको पता है दैट इज़ अ पुश और पुल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को ऑल्टर करता है। इसीलिए बुक में इसकी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब फोर्स की अंडरस्टैंड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला जो कंपोनेंट होता है ना, वो होता है हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, एंड नंबर 2 किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और उसको बुक में कहा जाता है कि आप अज्यूम कर ले कि एक एरो है, और यहाँ पर जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करा है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, जबकि हमारे एरो की जो लेंथ है लाइन की, वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना ज़्यादा है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने फोर्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम इसके अंदर कुछ उन्होंने 3-4 पॉइंट्स के अंदर कुछ केसेस की डिस्कशन की है कि फोर्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है, नंबर 1 केस 1 में वो कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लग रही है, तो बॉडी जो है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस तरफ से अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रही है तो बॉडी का जो मोशन होगा वो आगे की तरफ होगा, फॉरवर्ड मोशन होगा। ठीक है, ये था केस 1 कि एक बॉडी के ऊपर जब भी फोर्स लगती है तो वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करती है। केस 2 क्या था, वो कहते हैं कि एक बॉडी के ऊपर दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से फोर्स लग रही है, और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस केस के अंदर बॉडी जो है वो बैलेंस्ड रहेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, बॉडी किसी भी फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस 3 में वो हमें बताता है कि एक बॉडी थी जो कि मूव कर रही थी और उसके एक साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही थी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, और दूसरी साइड पे जो फोर्स थी वो थोड़ी कम लग रही थी। फॉर एग्जांपल, एक तरफ फोर्स 10 न्यूटन की लग रही है और दूसरी साइड पे जो फोर्स है वो 5 न्यूटन की लग रही है। तो इस केस के अंदर जो बॉडी है वो मूव करेगी किस फोर्स की डायरेक्शन में, 10 न्यूटन वाली फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस उसने डिस्कस किया है जो हमें बताता है किसके बारे में, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले आपने ये समझना है कि हम लोग यूजुअली बॉडी के ऊपर फोर्स कभी भी एक ही एंगल पे या एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाते, ये डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि अगर हम एंगुलर फोर्सेस की बात करें, फॉर एग्जांपल एक फोर्स लग रही है ए से बी की तरफ और दूसरी फोर्स लग रही है ए से सी की तरफ, तो इस डायरेक्शन में, इस केस में बॉडी किस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको उसने बुक में ए एक्स का नाम दिया है। तो जो हमें फोर्स का इफेक्ट देखने को वो मिलेगा जो वो इस लाइन के अलॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट में हमें बताते हैं अगर हम इसको मैच कर देते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट ऑफ फोर्स था। इसको ज़्यादा बेहतर हम समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी की एक एग्जांपल से, दैट इज ऑफ डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड अपर लिम्ब का मसल है, शोल्डर के ऊपर पड़ा होता है। इसके बारे में सबको ही पता होगा अब तक, क्योंकि हमने अब तक अपर लिम्ब पढ़ लिया होगा। अब जो डेल्टोइड मसल है ना, इसके होते हैं 3 फाइबर्स। एक होते हैं एंटीरियर फाइबर्स, दूसरे होते हैं पोस्टीरियर फाइबर्स, और तीसरे होते हैं इसके मिडल फाइबर्स। ठीक है, एंटीरियर फाइबर्स किस में हेल्प करते हैं, शोल्डर फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं। पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, जबकि मिडल फाइबर शोल्डर एबडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और हम सबको पता है शोल्डर एबडक्शन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल लिफ्टिंग होती है आपके शोल्डर की। ठीक है, अब जो होती है ना शोल्डर एबडक्शन, इस केस में क्या होता है, जो मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना डेल्टोइड के फाइबर्स, वो होते हैं मिडल डेल्टोइड के फाइबर्स। तो वो कहता है कि इस केस में जो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर डेल्टोइड के फाइबर्स हैं, ये दोनों मिलकर पावर इंक्रीज करते हैं किसकी, मिडल फाइबर्स की। ये दोनों फोर्स जनरेट करते हैं और इनके अंदर जनरेट होने वाली फोर्स क्या करती है, मिडल डेल्टोइड पर असर करती है और उसकी पावर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये दिस वॉज द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस।
नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन की। ये हम लोगों ने वैसे फोर्स का एक मेजर देख लिया, अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन की। नंबर 1 यहाँ पर जो चीज़ है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो हम सब अवेयर होंगे, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी तरफ से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, अर्थ की तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट हो रही होती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और हम सबको पता है कि जब भी किसी भी बॉडी का मोशन होता है तो नॉर्मली एक्चुअली वो मोशन किसके डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके लिए हम लोगों ने एक लॉ भी पढ़ा हुआ है, दैट इज न्यूटन्स लॉ। और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये लॉ जो है उसको डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, दैट वाज न्यूटन लॉ। अब यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है, ह्यूमन बॉडी में एक पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इतनी फोर्स जनरेट होना ज़रूरी है, वो इतनी फोर्स होनी चाहिए कि वो क्या करे? ग्रेविटी को ओवरकम कर ले, ठीक है। अब इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल हमारे बुक में उसने एक केस के थ्रू डिस्कस की हुई है, और वो ये है कि आपने अज्यूम कर लिया हमारी बॉडी हील ऑफ करी, हम हील ऑफ खड़े हुए हैं। हील ऑफ कहते हैं कि आप जो है वो पाँव ऊपर करके खड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज हील ऑफ। अब हील ऑफ पोजीशन में क्या होता है, हमारे जो ग्रेविटी तो हमारी बॉडी पे कंटिन्यूसली एक्ट कर रही होती है ना, तो ये पोजीशन मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे जो लेग के पोस्टीरियर मसल्स होते हैं, जिनको हम दूसरे वर्ड्स में काफ मसल्स भी कह रहे होते हैं, ये जो काफ मसल्स होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं इतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट करने में कि वो ओवरकम कर ले ग्रेविटेशनल फोर्स को और हमारी हील्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर स्टे करें। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दूसरे इफेक्ट में ये जो है वो इतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको जो है वो रेस कर सकते हैं हील को। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब इस मसल की पावर जो है वो कम हो जाती है, इसके अंदर जनरेट होने वाली फोर्स कम हो जाती है, इस केस में क्या होता है कि आपकी जो हील्स है वो क्या हो जाती है, लोअर डाउन हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक बॉडी को एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है ताकि उसकी जो फोर्स है वो ओवरकम कर सके फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। लास्ट में इस पॉइंट के नीचे हमारी बुक में दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, और वो बात ये है कि रिलैक्सेशन इंड्यूस कराने के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर मैक्सिमम जो है एंटी ग्रेविटी मसल में रिलैक्सेशन हो, मैक्सिमम जो है उसके अंदर टेंशन रिड्यूस हो सके, मिनिमल टेंशन हो, और इसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी मिनिमल हो। अब एंटी ग्रेविटी मसल्स क्या होते हैं? एंटी ग्रेविटी मसल्स ना बेसिकली ऐसे मसल्स होते हैं जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं फोर्स जनरेट करने में, ताकि बॉडी जो है इरेक्ट पोस्चर मेंटेन कर ले। अब आपने रिलैक्सेशन करवानी है तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं वो इस केस में क्या रहे, रिलैक्स रहे, उसके अंदर जो टेंशन है वो क्या रहे, मिनिमल रहे। और वो कब होगा, जब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस मिनिमल होगा, यानी जब हमारी बॉडी जो होगी वो सपोर्टेड होगी, ठीक है।